आज इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि हाइपरटेंशन क्या होता है और हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के कौन-कौन से तरीके होते हैं, कौन-कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए और उनकी क्या-क्या डोज होती है। जो आप ये इमेज देख रहे हैं, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जो आपका ऊपर वाला बीपी है, सिस्टोलिक बीपी है 203 है और जो डायस्टोलिक बीपी है आपका वो 114 है। तो जब आपका बीपी 140 से ज़्यादा होने लगे और नीचे वाला बीपी आपका 80 से 90 या 100 उससे ज़्यादा होने लगे, तब आपको समझना चाहिए कि आपको हाइपरटेंशन है। और आपको हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए बहुत सारी बातों का ख्याल रखना होता है, क्योंकि हाइपरटेंशन कोई छोटी-मोटी बीमारी नहीं होती है। इसकी वजह से आपकी किडनीज़ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, आपके हार्ट पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसलिए आपको इस बीमारी को ट्रीट करना चाहिए और ऑब्वियसली आपका जो खान-पान का तरीका है, उसमें आपको ऑयली चीज़ों को बंद कर देना चाहिए और डॉक्टर से टाइम टू टाइम मिलते रहना चाहिए। किडनी की सेफ्टी के टेस्ट कराते रहना चाहिए, क्योंकि हाइपरटेंशन से आपकी किडनी बहुत जल्दी खराब होती है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हाइपरटेंशन क्या है और हाइपरटेंशन के लिए हम कौन-कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं। जो आपका ये 69 बीपी नीचे दिखा रहा है, ये इसमें हार्ट रेट शो कर रहा है मॉनिटर में। इसी तरह से आप जब कार्डियक मॉनिटर में ओटी के अंदर बीपी देखते हैं, तो उसमें मीन बीपी भी दिखाता है, यानी कि वो आपके बीच वाला बीपी होता है। तो डिफाइन हाइपरटेंशन, इंक्रीज द सिस्टोलिक प्रेशर मोर देन 140 mmHg एंड डायस्टोलिक मोर देन 90, यानी कि जब आपका बीपी का रेशो 140 से ऊपर जाने लगे और नीचे वाले बीपी का रेशो 80 से 90 या उससे ऊपर जाने लगे, तब आपको समझना चाहिए कि आपको हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन दो प्रकार का होता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। इसके अलावा हाइपरटेंशन भी और तरीके के भी होते हैं, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, वाइट कोड हाइपरटेंशन, रेजिस्टेंट सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है वो क्या है, इसमें फैमिली हिस्ट्री, ओबेसिटी यानी कि आपका मोटापा, या आपकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी हो कि आपकी फैमिली में सब लोगों को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रहती हो, या आप कुछ ऐसा खाना खाते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी का वेट बढ़ रहा है, आप अपना वेट कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा आरामदायक ज़िंदगी जीते हैं और एक्सरसाइज या व्यायाम नहीं करते हैं। थर्ड है अल्कोहल, आप शराब का बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं, जिसकी वजह से भी आपको हाइपरटेंशन होने की संभावना बढ़ जाती है। चौथा है तम्बाकू यूज़, यानी कि जब आप टबैको का यूज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं, यानी कि आप सिगरेट, बीड़ी या खैनी वगैरह का ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये प्रॉब्लम धीरे-धीरे बढ़ती है, क्योंकि अब तम्बाकू तम्बाकू का यूज़ करते-करते आपकी बॉडी पे अदर इफ़ेक्ट पड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन होने लगता है। इसके बाद आता है टबैको च्यूइंग, यानी कि तम्बाकू को खैनी के रूप में आपके लिप्स के पीछे रखना। यहाँ से इसका कारण भी हाइपरटेंशन में बहुत ज़्यादा है तम्बाकू का। स्मोकिंग, हाई लिपिड्स एलएफटी की टेस्ट का बढ़ा हुआ होना, लाइफ़स्टाइल, यानी कि आपका लाइफ़स्टाइल ऐसा है कि आप रात को देरी से सोते हो और सुबह देरी से उठते हो, या आप बहुत ऑयली खाना खाते हो, या आप अपने घर का खाना खाना अवॉइड करते हो, या आपके खाने में ऑयल की मात्रा बहुत ज़्यादा है। आठवां है स्ट्रेस, यानी कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, छोटी-छोटी बातों पे आप स्ट्रेस में चले जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। इनटेक ऑफ साल्ट, यानी कि आप अपने खाने में नमक की मात्रा या स्पाइसी फूड आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसकी वजह से भी आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन कॉज है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, रीनल फेलियर, हाइपरथायराइडिज्म। ये भी आपके सेकेंडरी रीज़न है एक हाइपरटेंशन होने के। कशिंग सिंड्रोम, प्रेगनेंसी, साइन एंड सिम्टम्स क्या है, ऑक्सीपिटल पेन या आपके सर में दर्द होना, आपकी पूरी खोपड़ी में दर्द होना, ऑक्सीपिटल पीछे की तरफ पेन होना, डिजीनेस, चक्कर आना, वर्टाइगो, आपको हमेशा घुमेर बनी हुई रहना, महसूस होना कि मेरा सर धीरे-धीरे घूम रहा है, या बंद हो जाना, फिर घुमेर होनी शुरू हो जाना, मलासी, ट्रिमर्स, स्वेटिंग, डिस्निया, एडिमा, हेडेक। ये सारे जो सिम्पटम्स आप देख रहे हैं, ये सब हाइपरटेंशन के सिम्पटम्स हैं। अगर आपको ऐसा कुछ महसूस होता है,
तो आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए और अपने हाइपरटेंशन को ट्रीट कराना चाहिए, अगर निकलता है तो। और मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा, यदि आप हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट लेते हैं, तो आपके डॉक्टर के कहे बिना आपको कोई भी दवाई छोड़नी नहीं है और कोई भी प्रिस्क्रिप्शन चेंज नहीं करना है। क्योंकि हाइपरटेंशन को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सबसे पहले ये आपकी किडनी को ही खराब करता है। इसलिए हाइपरटेंशन को हल्के में ना लें। इस बीमारी का इलाज अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स ज़रूर करें। इसको ऐसा ना समझें कि हम छोड़ दें और ये बीमारी हमारा कुछ नहीं करेगी। बाद में आपके लिए बहुत गंभीर समस्या बन जाएगी। हाइपरटेंशन के लिए क्या-क्या ट्रीटमेंट, क्या-क्या डायग्नोस करानी चाहिए? हिस्ट्री ऑफ कलेक्शन, सबसे पहले हमें पेशेंट की हिस्ट्री लेनी चाहिए कि उसकी फैमिली में किसी को हाइपरटेंशन तो नहीं है, या उन्होंने पहले कभी हाइपरटेंशन के लिए कोई ट्रीटमेंट तो नहीं लिया। फिजिकल एग्जामिनेशन, ईसीजी, एक्स-रे, सीटी स्कैन, एड्रेनल ग्लैंड का, ब्लड शुगर की स्टडीज भी करानी चाहिए, एलएफटी भी कराना चाहिए, सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट भी कराना चाहिए। इसके बाद मैनेजमेंट कैसे करते हैं? यदि आपका मरीज स्मोकिंग करता है और अल्कोहल लेता है, तो आपको सबसे पहले अपने पेशेंट को बोलना चाहिए कि आज से आप अल्कोहल और स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर देंगे। अगर आपका पेशेंट आपके कहने के अनुसार आप स्मोकिंग और अल्कोहल बंद कर देता है, तो उसका 50% हाइपरटेंशन ट्रीट हो जाता है। रिड्यूस वेट, यदि आपका पेशेंट मोटा है तो आपको उसको बोलना है कि आप अपना वेट कम करिए। रिस्ट्रिक्ट साल्ट एंड कोलेस्ट्रॉल, यानी कि आप कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक करिए और अपने खाने में नमक की मात्रा को कम कीजिए और ज़्यादा स्पाइसी खाना मत खाइए। एक्सरसाइज करिए, व्यायाम नियमित तौर पर करिए। ड्रग्स यूज, इसके लिए कौन कौन सी ड्रग्स यूज करी जा सकती हैं? डायूरेटिक्स, बीटा ब्लॉकर्स, एटिनॉल, प्रोपेनॉल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, नेफिडेफिन, वैसोडाइलेटर। इस प्रकार की दवाइयाँ आपके हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए कंडीशन टू द पेशेंट चलाई जाती हैं। उनका बीपी मॉनिटर किया जाता है 5 से 6 दिन। उसके बाद उनके हिसाब से, उसके बॉडी वेट के हिसाब से, पेशेंट की फिजिकल कंडीशन के हिसाब से फिर दवाई स्टार्ट की जाती है। कुछ और ड्रग हैं जो हम यूज करते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन, एसी इनहिबिटर्स ड्रग्स में कैप्टोप्रिल है, एनाप्रिल है। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए? यदि आपके पास कोई पेशेंट एडमिट है और वो हाइपरटेंसिव है, तो आपको उसको क्या-क्या मॉनिटर करना है? फर्स्ट, मॉनिटर ब्लड प्रेशर रेगुलरली, यानी कि आपका पेशेंट आपके पास एडमिट है, तो टाइम टू टाइम आपको अपने पेशेंट्स का वो ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है। एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, जो दवाई डॉक्टर ने हाइपरटेंशन के लिए प्रिस्क्राइब की है, उसको आपको पेशेंट को समय पर देना है। वाइटल साइंस मॉनिटर करने, इसके अलावा आपके पेशेंट का बीपी के अलावा हार्ट रेट क्या है, एसपीओ2 क्या है, ये सब चीज़ भी आपको मॉनिटर करना है। थायराइड टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट चेक करने की अगर रिपोर्ट गई है तो उनकी वैल्यू क्या आई है और फिर डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। हेल्थ एजुकेशन, आप पेशेंट को क्या समझा सकते हैं? एक्सप्लेन अबाउट द डिजीज कंडीशन, आपको उसे बताना है कि आप इसे छोटी बीमारी ना समझें, ये आपको बहुत नुकसान कर सकती है। एक्सप्लेन अबाउट रिस्क, आपको उस पेशेंट को उस बीमारी के रिस्क जरूर बताने चाहिए ताकि पेशेंट उस बीमारी से बचाव का ख्याल जरूर रखे। अवॉइड टू टेक मेडिसिन प्रॉपरली, आपको मरीज को बताना चाहिए कि आपको हाइपरटेंशन के लिए दवाई टाइम पर लेनी है और दवाई का टाइम चेंज नहीं करना है और दवाई के बीच में कोई गैप नहीं करना है। आपको दवाई टाइम टू टाइम लेनी है। इस ब्लड प्रेशर चार्ट में देखिए कौन सा आपके लिए नॉर्मल है और कौन सा आपके लिए खतरनाक है। लो, नॉर्मल, हाइपरटेंसिव, हाई रिस्क और सबसे ज़्यादा हाई रिस्क की ब्लड प्रेशर आपको चार्ट के थ्रू समझाया गया है। ड्रग है लेसिक्स, फ्यूरिसिमाइड साल्ट है, डायरेटिक्स है। लेसिक्स हम यूज करते हैं पेशेंट्स में कब देते हैं हाइपरटेंशन में, ऑपरेशन थिएटर में कब यूज किया जाता है, एक पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, मैं फिर आपको इस वीडियो में भी बता देता हूँ। To help treat fluid retention and swelling that is caused by congestive heart failure, liver disease, kidney disease और other medical conditions। इन कंडीशंस में आप लेसिक्स का यूज करते हैं। साइड इफेक्ट, चेस्ट पेन, चिल्स, फीवर, हेडेक, लो बैक पेन, sore throat, wheezing, dry mouth, skin rash, sweating। Adult dose for hypertension 80 mg per day, pulmonary edema 20 to 40 mg, IV slow over 1 to 2 minutes। And the next drug is etinol. It is a beta blocker that affects the heart and circulation.
It is used to treat angina, chest pain and hypertension. साइड इफेक्ट है ब्लड विजन, कंफ्यूजन, कोल्ड हैंड्स और फिट, डिजीनेस, स्वेट, स्वेटिंग। डोज अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स। मैं खुद अपनी हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए एटिनॉल यूज़ करता हूँ। एम्लोडेपिन विद एटिनॉल की टैबलेट मैं कंटिन्यूली लेता हूँ और मैं रात को सोते वक्त लेता हूँ, क्योंकि उस टाइम पर ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अब आप जो इमेज देख रहे हैं ये एटिनॉल टैबलेट की है। ये 100 mg में भी आती है, 25 mg में भी आती है, 50 mg में भी आती है। ये पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से लेनी होती है। मैं 5-25 वाली यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा हाइपरटेंशन नहीं है, बट मेरा हार्ट रेट थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो इसलिए मुझे इसे यूज़ करना होता है। ये पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से पेशेंट का बीपी मॉनिटर करके, हार्ट रेट 1 हफ्ते का मॉनिटर करके उसके बाद में स्टार्ट की जाती है। नेक्स्ट ड्रग है जिसके बारे में हम बात करते हैं, उसका नाम है प्रोपेनोलोल। इट इज़ यूज्ड फॉर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लैटर, प्रॉक्सिमल सुप्राक्युलर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एंड हाइपरटेंशन (HTN). डोज 1.3 mg IV slowly over 2 to 5 minutes. Repeat dose after 2 minutes. 0.1 mg per kg body weight. Next, second drug is Dilgium, used for hypertension, 0.25 mg per kg. If no effect, use 0.35 mg per kg. And the next drug is Nefidapine, used for hypertension crisis and angina. Dose 10 mg sublingual, PO per orally, यानी कि जीभ के नीचे रखनी है। सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड, यूज फॉर हाइपरटेंशन। डोज 0.5 टू 10 यूजी पर केजी पर मिनट। ये सारी जो ड्रग हैं जिनके भी नाम बताए हैं, ये सब हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं, बट लेकिन ये सारी ड्रग्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट एंड हाइपरटेंशन सबको देख के डिसाइड करके पेशेंट के लिए स्टार्ट की जाती हैं। कुछ ड्रग्स इमरजेंसी ड्रग्स हैं जो इमरजेंसी में यूज़ की जाती हैं, कुछ पेशेंट्स को इंजेक्शन फॉर्म में दी जाती हैं और कुछ पेशेंट्स को टैबलेट के फॉर्म में दी जाती हैं। नेक्स्ट ड्रग का नाम है नाइट्रोग्लिसरीन, जिसे हम हाइपरटेंशन के लिए यूज करते हैं। इट इज ए वैसोडाइलेटर ड्रग यूज्ड टू प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम एंजाइना, चेस्ट पेन। इट इज आल्सो यूज्ड टू ट्रीट हाइपरटेंशन, congestive heart failure, patient who have a heart attack. It may produce hypertension during surgery. Injection solution is available 5 mg per ml. Total is 25 mg. Dilution in 50 ml syringe, यानी कि आपको जो ड्रग डाइल्यूट करनी है वो 50 ml की सिरिंज में करनी है
45 ml NS और 5 ml एम्पूल एंड अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ योर डॉक्टर एंड कंडीशन ऑफ पेशेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको अपने डॉक्टर के अनुसार ही ड्रग को यूज करना है और कंडीशन ऑफ द पेशेंट। जो नेक्स्ट 2 ड्रग हैं, ये है एनाप्रिल, ये भी आप हाइपरटेंशन के लिए यूज करते हैं और इसकी जो मैक्सिमम डोज है आप 40 mg तक मरीज को दे सकते हैं। जो आपकी सेकंड ड्रग आती है इसके लिए वो है कैप्टोप्रिल। जो कैप्टोप्रिल ड्रग आप यूज करते हो वो आप मैक्सिमम 450 mg तक आप अपने मरीज को एक दिन में यूज कर सकते हो। यह डिफरेंट डिफरेंट पोटेंसी में आती है, 25 mg में, 50 mg में, 100 mg में। इसी तरह से एनाप्रिल भी अलग अलग पोटेंसी में आती है। तो ये सारी जो ड्रग्स हैं आप हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। ये हम ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से।